राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट किडनी प्रॉब्लम एंड डायलिसिस। और उसके लिए मेरे साथ है डॉक्टर समरीन, जो कि डायलिसिस फिजिशियन है और पिछले 2 साल से डायलिसिस फिजिशियन का प्रैक्टिस कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम्स या रिलेटेड टू डायलिसिस। तो आज हम उस क्वेश्चंस के आंसर देने के ट्राई करेंगे। स्पेशलिस्ट अगर साथ में होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो समीर मैडम, थैंक यू करने के लिए। तो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए, वैसे तो बहुत क्वेश्चंस थे, लेकिन उनमें से जो मेन क्वेश्चंस मुझे लगे कि पूछने चाहिए, जो जेनरिक क्वेश्चंस है, ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, तो वो जेनरिक क्वेश्चंस के अगर आंसर्स मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो मुझे पूछा है एक ने, वो है कि सर डायलिसिस से आपका क्रिएटिन कम हुआ कि नहीं। तो अगर डायलिसिस में होते हैं तो वो क्रिएटिन का क्या लेना देना होता है, आप ज़रा बता सकते वैसे बात किया जाए तो क्रेटनाइन की क्रेटनाइन डायलिसिस पे कम होता है। उसको प्री डायलिसिस क्रेटनाइन एंड पोस्ट डायलिसिस, जो डायलिसिस के बाद वाला क्रेटनाइन होता है उसको पोस्ट डायलिसिस क्रेटनाइन बोलते हैं। बट उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है, जैसे आपका क्वालिटी ऑफ डायलिसिस। और क्वालिटी ऑफ डायलिसिस के लिए आपका जो आरओ प्लांट रहता है वो एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। आपका ड्यूरेशन ऑफ द डायलिसिस एंड आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। काफ़ी पेशेंट ट्वाइस डायलिसिस लेते हैं तो उनका क्रेटनाइन इतना कम नहीं होता है। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वालिटी ऑफ डायलिसिस प्लस डायलेजर। डायलेजर मतलब जो किट डायलिसिस प्रोसीजर में मेन यूज़ होता है, उसका क्वालिटी क्या है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके ऊपर आपका क्रेटनाइन डिपेंड रहता है। हैं। ओके, तो क्रिएटिन मेजर रोल प्ले करता है डायलिसिस में। हाँ, क्रेटनिन मेजर रोल प्ले करता है। और उसका इम्पोर्टेंस आपको क्वालिटी ऑफ डायलिसिस एंड क्वालिटी ऑफ डायलिजर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसके। ओके, अगर आपका ये सब चीज़ सही है तो आपका क्रेटनाइन डायलिसिस पे कम हो सकता है। जैसे आप दिन में 3 टाइम क्रेटनाइन चेक करोगे इन डायलिसिस पेशेंट, तो वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा, कभी भी सेम नहीं रहेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि एक जन ने पूछा था कि मेरा 1.5 आवर्स में यूरिनेशन होता है, रात में यूरिनेशन नहीं होता, सारे टेस्ट करवाए तो नॉर्मल है, तो उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो जहाँ तक ये क्वेश्चन का बात है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में एक प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड फाइंडिंग रहता है। जैसे नॉर्मल टर्म्स में बोलोगे तो थैली के पेशाब करने के पहले कितना थैली में पेशाब बचता है और पेशाब करने के बाद कितना थैली में है, तो वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पेशाब रुक रहा है थैली में, तो वो इन्फेक्शन का सोर्स है और आपका ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो रहा है। और इसके साथ सपोर्टिव ब्लड टेस्ट भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को ब्लड टेस्ट करवाना हो तो क्या क्या ब्लड टेस्ट हो सकते हैं वो करवाने के लिए? पूरा रीनल प्रोफाइल और यूएसजी आपको करवाना है। और उसके अंदर भी जो इनका सवाल है कि मेरा यूरिन पूरा क्लियर नहीं होता है, जो पोस्ट वॉइड और प्री वॉइड यूरिनेशन है उसका आपको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ओके। अगर थैली में बहुत ज़्यादा पेशाब रुक रहा है तो उनको वो पेशाब के वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है अगर थैली में पेशाब रुक रहा है। अगर थैली में पेशाब नहीं है तो इट्स ओके। थैली इन द सेंस ब्लैडर। ब्लैक। ओके। एक जन ने पूछा था कि सर मुझे कि सीकेडी है और डायबिटिक है, तो क्या वो ट्रांसप्लांट करा सकता है? यस, अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट आपका जो डायबिटिक लेवल जो रहता है, शुगर लेवल, HbA1c आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर वो कंट्रोल में नहीं रहता है, आइडियली HbA1c फॉर डायबिटिक पेशेंट शुड बी 5.5 to 6। आपका इससे भी ज़्यादा आपका HbA1c लेवल जा रहा है तो इन फ्यूचर आपको हाई डायबिटीज़ के कारण आपका किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है।
तो आपको आपका डायबिटिक कंट्रोल में रखना है, चाहे वो ओरल मेडिकेशन लेके रहे या चाहे वो इंसुलिन लेके रहे, साथ साथ आपको डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन पूछे एक जन ने, वो है कि डायलिसिस पे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और वाटर इनटेक डायलिसिस पेशेंट का कितना होना चाहिए? तो पहला क्वेश्चन है कि डायलिसिस पे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका रीज़न क्या होता है? वीकनेस के कई सारे फैक्टर्स है जो डायलिसिस पेशेंट के अंदर इम्पोर्टेंट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑफ अ डायलिसिस पेशेंट शुड बी 11 to 12। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम है तो आपको वीकनेस लग सकती है। और द इम्पॉर्टेंट, अगर आप न्यूट्रिशनल बेसिस के ऊपर बात करें, अगर आपका एल्ब्यूमिन लेवल कम है, एल्ब्यूमिन मीन्स आपका प्रोटीन लेवल, आप जो खाना खा रहे हो वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं है, तो आपको वीकनेस लग सकता है। डायलिसिस पेशेंट के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो ताकि आपको वीकनेस ना लगे, आपके मसल वेस्टिंग ना हो, आपको ताकतफुल डे के लिए आपका बना रहे। तो हाई प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायलिसिस पेशेंट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन इज एग वाइट। Daily a dialysis patient should consume 6 to 7 egg whites, not yellow portion of a egg but egg white। एंड इसके बावजूद भी जो वेजिटेरियन लोग हैं उसके लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड हाई प्रोटीन डायलिसिस पाउडर है और बिस्किट्स है। काफ़ी सारे मार्केट में 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन वाला लस्सी लॉन्च किया है, जो वेजिटेरियन डायलिसिस जो पेशेंट है उनके लिए वो बेनिफिशियल है। अगर कोई पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, वो एग वाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन डायलिसिस पेशेंट। और आप जो पानी जो डायलिसिस पे यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स कितना पानी आप डायलिसिस पे निकाल रहे हो, अगर आप कंटिन्यूस 3 to 3.5 लीटर पर डायलिसिस सेशन आप यूएफ रखते हो, पानी शरीर में से निकालते हो, तो आफ्टर डायलिसिस आपको वीकनेस लग सकता है। एंड जो इंसान जो डायलिसिस पेशेंट ट्वाइस डायलिसिस लेता है और बहुत ज़्यादा फ्लूइड कंज्यूम करके आता है, 4 to 4.5 लीटर्स, 3 to 3.5 लीटर्स पानी बढ़ा के आता है, वो एट ए टाइम 4 आवर्स में अब वो पानी निकलता है, तो आपको वीकनेस होगा। तो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आइडियली इट शुड बी 2 to 2.5। ओके, तो मतलब डायलिसिस के बीच में 2.5 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वाटर लेवल आपका नहीं बढ़ना चाहिए और इतना ही आपको निकालना है पानी। यूएफ आइडियली इट शुड बी 2 to 2.5। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाटर इनटेक डायलिसिस पेशेंट में कितना होना चाहिए? Water intake in a dialysis patient should be less than 1 liter। It include all your food, that is dahi, दूध, छाछ, your soup प्लस फ्री वाटर, सब मिला के आपका 1 लीटर से कम होना चाहिए। जितना कम आप पानी पियोगे उतना आप अच्छे से रहोगे। आपको वाटर इनटेक बढ़ रहा है तो आपको उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगा। बहुत सारे जन का ऐसा मानना है कि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो आप बहुत पानी पियो, आपका किडनी फ्लश आउट कर देगा, बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। प्लीज़ डोंट फॉलो this type of misguidance from anybody। कंसल्ट अ प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको आपका ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट और फॉलोअप रखना है। कोई भी इस प्रकार का मिस गाइडेंस जो होता है उसके पे आपको ध्यान नहीं देना है। मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल जो रहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो रहते हैं, जो इतना दिन इतना साल किडनी के बारे में ही पढ़ाई करते हैं और पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो आपको प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर ही आपका ट्रीटमेंट रन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को यूरिन में फोम आता है जब मैं पानी नहीं पीता, पर जब पानी पी लेता हूँ और क्लियर यूरिन होता है तो कोई फोम नहीं आता। क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम है? जहाँ तक यूरिन में फोम आने की बात है, वो तो अपने को ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा और जो यूरिन रूटीन है वो कराना पड़ेगा। अगर आपके यूरिन रूटीन में प्रोटीन प्लस आ रहा है
तो आपको कहीं न कहीं आपका प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो गया है किडनी में। तो अपने को वो रूल आउट करना है कि 24 आवर्स के अंदर आपका किडनी में से कितना प्रोटीन लीक हो रहा है। प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर आपको ये सब टेस्ट कंडक्ट करके और प्रॉपर फ़ॉलो-अप की ज़रूरत है। और भी एक क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है कि जो डायलिसिस होता है वो कितने टाइप का होता है? मतलब बहुत सारे लोगों का हार्ट से भी चेस्ट से भी होता है, सॉरी, बहुत सारे लोगों का नेक से होता है या बहुत सारे लोगों का हार्ट से होता है। तो वो एग्ज़ैक्टली क्या होता है, अगर आप बता सकते हो तो? हीमोडायलिसिस हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 एक्सिस से कर सकते हैं। वन इज़ एवी फिस्टुला, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, जो 2 नसों को जोड़ के किया जाता है। वो हाथ से किया जाता वो हाथ से किया जाता है ओके। और वो गोल्डन प्रोटोकॉल है जिसमें इन्फेक्शन का चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू कैथेटर। है? कैथेटर से भी डायलिसिस होती है, बट बेटर एंड बेस्ट ऑप्शन इज़ फिस्टुला। ओके, कैथेटर भी आपका 2 टाइप का रहेगा, एक परमानेंट कैथेटर रहेगा और एक टेम्परेरी कैथेटर रहेगा। टेम्परेरी कैथेटर आपका शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और परमानेंट कैथेटर वो कोई लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, बट आइडियली इट शुड बी 6 मंथ टू 1 ईयर। ओके। मतलब थोड़ा टेम्परेरी से थोड़ा-सा ज़्यादा। हाँ, टेम्परेरी से ज़्यादा वो आपको वो टेम्परेरी से थोड़ा ज़्यादा उसका लाइफ स्पैन रहता है, इसके लिए उसको परमानेंट कैथेटर। आपका फिस्टुला रहे या कैथेटर रहे, आपको आपका हीमोडायलिसिस का जो एक्सिस है आपको प्रॉपर उसका ध्यान रखना है, उसके हाइजीन का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी डायलिसिस अच्छी हो, प्रॉपर हो और आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहे। तो ये थे 5 क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत लोगों ने पूछे थे, जो डायलिसिस पेशेंट है या जो किडनी पेशेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस मुझे लगे कि पूछने चाहिए, क्योंकि बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस भी है और लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी किडनी प्रॉब्लम्स और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, जो बहुत लोगों ने मुझे पूछे थे कमेंट सेक्शन में या जो डीएम करके पूछते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसका जवाब मैं खुद भी नहीं दे पाता, क्योंकि कोई अगर डॉक्टर उसका जवाब दे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आई होप आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे वो ज़्यादा हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम्स या डायलिसिस के पे अगर आप हो और उसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और नेक्स्ट टाइम ऐसी ही वीडियो बना के आपके वो सारे क्वेश्चंस के डाउट्स हम क्लियर करेंगे और ट्राई करेंगे क्लियर करने के। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करना और उनको भी बताना कि ये सारी जो चीज़ें होती है वो कैसे वर्क करती है। अगर आपके फैमिली में या आपके किसी रिश्तेदार में किडनी का प्रॉब्लम है या डायलिसिस में है, तो उनको ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।